हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट। तो आज हम राष्ट्रकूट राजवंश के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग 752 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये राष्ट्रकूट वंश स्थापित हो रहा है। और 8वीं शताब्दी की कौन सी सदी है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ठीक, उस उत्तरार्ध अवधि में दंती दुर्ग शासन संभालता है। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत थी, जो वर्तमान में मानखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, वो है कैलाशनाथ मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय देख के आए थे हम लोग पहले। ये है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम करवा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आए कैलाशनाथ मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर अगर आ जाए तो वो है पल्लव वंशीय। और नरसिंह वर्मन द्वितीय NSV2 बनवा रहे हैं इसको। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसमें लिख के आएगा एलोरा का कैलाश मंदिर, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा प्रश्न। वो लिख के देगा आपको एलोरा के कैलाश मंदिर। अगर कैलाशनाथ मंदिर भी इसमें लिख के देगा ना तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर करके देगा। तो पल्लव वंशी शासक कैलाशनाथ मंदिर जो कहाँ पे है? जो आपका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में भी विशेष तौर पे महाबलीपुरम के अंतर्गत है। महाबलीपुरम के जो शोर मंदिर होते हैं उनके अंतर्गत है। और इसका स्थापत्य किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम करवा रहे हैं। ठीक है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ध्रुव। गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले थे। प्रतिहार नरेश वत्सराज थे, पाल नरेश धर्मपाल थे और इन्हें उसने पराजित किया था। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष ध्रुव के समय में शुरू हुआ होगा। पहले से ये द्विपक्षीय संघर्ष था, प्रतिहारों के बीच में और पालों के बीच में चल रहा था, लेकिन इसमें राष्ट्रकूटों की एंट्री ध्रुव के समय में हुई और ये त्रिपक्षीय संघर्ष बन गया। समझ रहे हैं आप? तो राष्ट्रकूट वंश पहली बार ध्रुव के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने नहीं जाता है, बल्कि द्विपक्षीय संघर्ष जो चल रहा होता है उसमें एंट्री कर देता है और वो त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्वर्ट हो जाता है। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। तो प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को उसने पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। याद कर लीजिए। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों ने, इनके संघ ने मिलकर गोविंद तृतीय को नष्ट किया। तो गोविंद तृतीय को नष्ट करने में पल्लव, पांड्य, केरल और यहाँ के जो गंग शासक थे, बंगाल साइड के गंग शासक थे, उन लोगों ने एक संघ में बनाकर गोविंद तृतीय को पराजित कर दिया था। अमोघवर्ष, ये भी राष्ट्रकूट शासक था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। कन्नड़ में की है, न संस्कृत में की है न हिंदी में की है, कन्नड़ में की है। तो ये आपको याद रखना है, कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में हुई है। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अब आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अमोघ वर्ष के दरबार में कौन रहता था। तो अमोघ वर्ष के दरबार में कौन रह रहे हैं? जिनसेन रह रहे हैं, महावीर आचार्य रह रहे हैं और सक्तायना रह रहे हैं। ये तीन लोग अमोघ वर्ष के दरबार में रह रहे हैं। और अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक है। यानी ये तीनों लोग राष्ट्रकूट शासन से या राष्ट्रकूट वंश से संबद्ध हैं। अब जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की है, महावीर आचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की है और अमोघ वृत्ति की रचना सक्तायना ने की है। तो इनको बांट के पढ़िए, आनंद आएगा आपको।
अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो हो सकता है किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? अमोघ वर्ष। अब तुंगभद्रा आ गई। तुंगभद्रा जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आपका पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट नहीं है तो आप ये भी गौर करो इसमें कि तुंगभद्रा नदी की, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? क्या तुंगभद्रा में कोई नदी आके मिलती है? क्या तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? क्या यह 2 राज्यों से निकलती है? क्या ये 3 राज्यों से निकलती है? क्या ये एक ही राज्य से निकलती है? ये अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती है? ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होंगी अगर आपका तीसरा, चौथा या पांचवा अटैम्प्ट है। ये आपको मेरी एक निजी सलाह है, बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। और इंद्र तृतीय कौन है भाई साहब? ये इंद्र तृतीय भी राष्ट्रकूट शासक हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। तो भैया जिसके दरबार में आएगा उसी की बजाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न है ना, पंपा, पोन्ना, रन्ना। कौन कौन है? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं, महान व्यक्तित्व, पंपा, पोन्ना, रन्ना। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न एक साथ मौजूद नहीं थे। ये अलग अलग काल अवधियों में आए थे और इन्होंने कन्नड़ भाषा को और कन्नड़ साहित्य को इतना बड़ा योगदान दिया है कि इनके बिना कन्नड़ भाषा को और कन्नड़ साहित्य को याद करना संभव नहीं है। तो इतना बड़ा योगदान है इनका कन्नड़ भाषा को लेके। तो जब भी आप कोई काम करो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए वो काम। आप चाहे आईएएस बनो, चाहे पीसीएस बनो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, जिस फील्ड में जाओ आप उसमें उतना इम्पैक्ट पैदा कर दो कि आपके बिना उस चीज़ के बारे में सोचना या समझना संभव ना हो। अगर सोचना शुरू हो तो वो आपसे शुरू हो। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो कल्याणी के चालुक्यों ने हराया था। तो राष्ट्रकूटों के जो प्रमुख शत्रु थे वो चालुक्य थे, चालुक्यों ने हरा दिया था। और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव उन्होंने डाल दी थी। राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, कर्क को हराया था। ठीक। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। आपको पता है एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनवा रहा है? कृष्ण प्रथम बनवा रहे हैं। लेकिन 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 तमिलनाडु वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवा रहे हैं। कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम क्या है? कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जो महाबलीपुरम के शोर मंदिर के अंतर्गत आता है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं, यानी 3 धर्मों का समागम होता है यहाँ पे, बौद्धों का, हिंदुओं का और जैनों का। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। क्योंकि गुफाओं से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी प्रचलन है, यहाँ पे हिंदू धर्म का भी प्रचलन है, यहाँ पे जैन धर्म का भी प्रचलन है, यानी कई धर्मों का समागम इस वंश के अंतर्गत रहा होगा। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में कि इन्होंने बसने और प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। ये फैक्ट पूरा पूरा एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो चलिए, हमारा चालुक्य वंश शुरू हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।